हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आपका करियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लास नंबर मैराथन नंबर 4, जिसके अंदर हम 50+ PYQ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप पेपर में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो हमने कौन से क्वेश्चन इसमें लिए हैं, हमने KVS के जो प्रोफेशनल एबिलिटी के जो PYQ हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं, और अदर जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के PYQ हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो हम उन PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। डेवलपमेंट रेफर टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्या बोला है, विकास का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है। नहीं जी, विकास का तात्पर्य जो है वो किससे है, क्वालिटेटिव से, क्वालिटेटिव चेंजेस से है। और ये कौन से परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन, जिसके अंदर हम उन परिवर्तनों को शामिल करेंगे जो केवल मात्रा यानी कि मात्रा की बात न करें, बल्कि किसी भी व्यक्ति की कार्य प्रणाली या फिर उसकी एबिलिटी में और उसकी संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि गुणों में परिवर्तन कैसे कहेंगे आप, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चा है, सबसे पहले वो भाषा सीखेगा तो उसकी वोकैब को धीरे धीरे वोकैब के अंदर उसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, वो आपका क्या है, गुणात्मक परिवर्तन हो गया। भावात्मक परिवर्तन भी जैसे कि समय के साथ बालक पहले तो हर चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करता है, वो थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो जो उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको वो सही से फेस करना सीख जाता है। तो ये क्या है, आपका क्वालिटेटिव चेंज है। और सामाजिक कौशल, पहले बालक इतने ज़्यादा लोगों के साथ सोशल नहीं होता, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उतना ही उसका मेलजोल बढ़ेगा लोगों के साथ, उतना ही उसके व्यवहार में सुधार आएगा, भाईचारे की भावना आएगी, सहयोगात्मक की भावना आएगी। तो उससे क्या होगा, उसका गुणात्मक परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। तो आपका क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। इसका संबंध जो है वो केवल मात्रात्मक जो की चीज़ बढ़ती है उससे नहीं है, इसका संबंध किससे है, गुणात्मक परिवर्तन से है। तो विकास हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस। वृद्धि क्या करती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। वृद्धि जो है, ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, मैच्योरेशन के बाद वृद्धि जो है हमारी रुक जाती है। और विकास क्या है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है। विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ साथ कैसे चलेंगे, वृद्धि तो पहले ही स्टॉप होगी और विकास चलता है लाइफ टाइम तक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और ये हमारी ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। डेवलपमेंट रेफर टू क्वांटिटेटिव चेंज तो किस में होता है, ग्रोथ के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्वालिटेटिव चेंजेस। ओके, तो राइट आंसर इज डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिफेलोकोडल विकास क्रम में मानव का विकास होता है। आपको बताना है कि जो विकास की डायरेक्शन होती है वो जो बालक का विकास है वो 2 डायरेक्शन में होता है, सिर से पैर की ओर। इसको हम क्या बोलेंगे, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। और दूसरा होता है आपका सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक, सेंटर से लेकर आपका होएगा पेरीफेरी तक। इसको सेंटर वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट।
तो सिफेलोकोडल का आपको सीक्वेंस बताना है पैर के अंगूठे से सिर तक, नीचे से थोड़े ना होगा, गलत है, सिर से पैर के अंगूठे तक। हाँ ये बात सही है। इसका जो विकास होता है हेड टू टोए, केंद्र से बाहर की ओर यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, ये कहाँ पर होगा, ये आपका सेंटर से लेकर बाहर की तरफ, इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। और बाह्य क्षेत्र से केंद्र की ओर, ये भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, सिर से पाँव की ओर, हेड टू टोए। ये क्या कहता है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको कौन सा बताना है, प्रिंसिपल बताना है जो कि नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपको प्रिंसिपल बताना है जो इनके अंदर नहीं है। ऑप्शन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। आपको नहीं बताना है कि जो भी जितने भी समाज के अंदर व्यक्ति हैं सभी अलग अलग होते हैं। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये टर्म किसने दी थी, गाल्टन ने दी थी। किसने दी थी, ये गाल्टन ने दी थी। कब दी थी ये, 1879 के अंदर ये टर्म दी थी गाल्टन ने। इसके अंदर क्या होता है, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि जितने भी पक्ष होते हैं ना, उन सभी में पाने वाली विभिन्नता को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि जैविक तौर पर लगा लो आप, फिजिकली तौर पर कि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, कोई मानसिक से लगा लो आप, किसी का IQ 140 है, किसी का IQ बिलो एवरेज है, किसी का IQ एवरेज का है। तो सांस्कृतिक रूप से आपके यहाँ पर भारत में कैसी आपकी कल्चर है और बाहर आप देश में देखोगे तो वहाँ पर कैसी कल्चर है, तो ये सभी क्या आ जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाती हैं बातें। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, बिल्कुल यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है जो कि आपको बताया था, प्रोक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकोडल। प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, और सिफेलोकोडल क्या होगा आपका, हेड टू टोए। प्रिंसिपल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, विकास का आप अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं जी, ये स्टेटमेंट भी गलत बतानी है आपको। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है तो गलत ही बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कोई बालक है, वो उसका स्टार्टिंग से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आगे चलकर हम बोलते हैं कि ये सिंगर बनेगा, ठीक है। तो हम पहले ही क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, हाँ ये भी है। सारे विकास जो होते हैं विकास की, जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये भी विकास का सिद्धांत है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये भी विकास का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये भी है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर वो उनमें से इनकरेक्ट बतानी है, गलत बतानी है। कि जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है, कंसेप्ट फॉर्मेशन, सेंसेशन एंड परसेप्शन की क्या है यहाँ पर, परिणति है। भाषा अर्जन से संकल्पना निर्माण में सहायता मिलती है। हाँ, भाषा अर्जन से, जो हम भाषा अर्जन करते हैं उससे संकल्पना निर्माण में हमें सहायता मिलती है। कंसेप्ट कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमने गाय के बारे में 4-5 चीज़ें सीखी कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो हमने एक कंसेप्ट बना लिया किसके लिए, गाय के लिए। तो भाषा अर्जन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कंसेप्ट निर्माण करने में हेल्प मिलती है। और जो हमारे कंसेप्ट निर्माण जो होते हैं वो संवेदनशील और क्या होते हैं, वो प्रत्यक्षण की परिणति पर होते हैं। बिल्कुल जी। संकल्पना निर्माण पर्यावरणीय उद्दीपन से निराश्रित होते हैं, यानी कि कंसेप्ट फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टिमुलस। आप कंसेप्ट फॉर्मेशन कहाँ पर सीखोगे, एनवायरनमेंट के
जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर ही तो आप सीखोगे, तो वो उससे इंडिपेंडेंट कैसे होगी। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो राइट आंसर आएगा आपका थर्ड। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं हमारी कंसेप्ट जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं और जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन के अंदर। आपको बताना है कि जो बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और स्वशासन का भाव कब विकसित होता है, कौन सी एज ग्रुप में विकसित होता है, कि जहाँ पर बच्चे सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस फील कर सकें। वो है आपका फ्रॉम 5 to 8 ईयर, फ्रॉम 9 to 11 ईयर, फ्रॉम 12 to 14 ईयर, या फिर आफ्टर 14 ईयर। तो क्या आएगा, ये होता है आपका चाइल्डहुड के अंदर। चाइल्डहुड के अंदर उसकी स्टेज होती है आपकी 6 साल से लेकर 12 साल तक। तो देख लो कहाँ पर मिलता है ये आपका 9 से लेकर 12 तक। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल रेफर टू द एज ग्रुप। तो आपको कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल का एज ग्रुप बताना है। तो बताएं जो कोहलबर्ग क्लासिफिकेशन है यहाँ पर कितने लेवल बताएं। यहाँ पर आपको ये बताए हैं प्री ऑपरेशनल, फर्स्ट है आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल एंड आपका आ जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो पहला आपका प्री कन्वेंशनल, इसकी एज होती है आपकी 4 साल से लेकर 10 साल तक। सेकंड आपका कन्वेंशनल लेवल, इसकी एज होती है आपकी 10 साल से लेकर 13 साल तक। और जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है इसकी एज होती है आपकी 13 टू अबो। ठीक है, तो आपका कन्वेंशनल की बताएं क्या आएगा, 10 to 13 ईयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, होम स्कूलिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच एजेंसी। होम स्कूलिंग कौन सी एजेंसी रिकॉग्नाइज करती है बताएं। स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये पेपर लेती है और यहाँ पर जाना भी पड़ता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई के अंदर भी जो पेपर लेते हैं बच्चे के, आईसीएसई इसके अंदर भी। तो एनआईओएस जो होती है उसके लिए होम स्कूलिंग हम करते हैं, घर पर पढ़ाई करते हैं और बाद में हम पेपर दे के आते हैं। ठीक है, तो एनआईओएस आएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सृजनात्मक योग्यता के बिना किसी व्यक्ति में उच्च बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। क्या बोला है कि जो सृजनात्मक योग्यता है उसके बिना किसी भी व्यक्ति में, हाँ ये दोनों एक दूसरे से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी, जैसे आप लगा लो ये सृजनात्मक बालक है और ये बुद्धिमान बालक है। बुद्धिमान यानी कि प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। तो बोला है कि इस योग्यता के बिना, सृजनात्मक योग्यता के बिना ये बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। गलत बात है, ये दोनों अपने आप में अलग हैं। सृजनात्मकता अलग है, प्रतिभाशाली अलग है। तो इसके बिना भी बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। बुद्धि का पर्याप्त स्तर सृजनशील होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। क्या बोला है, बुद्धि का जो पर्याप्त स्तर है सृजनशील होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। हाँ ये तो बात है कि आपका बुद्धि का जो लेवल है वो नॉर्मल तो होना चाहिए, तभी बालक क्रिएटिव होंगे। ठीक है, बुद्धि का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल। बिलो नॉर्मल वाले बच्चे, बिलो जो एवरेज वाले बच्चे हैं वो सृजनशील नहीं हो सकते, ये आपकी शर्त है। तो ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो गलत है। ये यहाँ पर आएगा
डाइवर्जेंट थिंकिंग, वैविध्य चिंतन सृजनात्मकता की आधार का निर्माण करती है। बिल्कुल, ये आपका ठीक है कि जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी का निर्माण करेगी। मानसिक रूप से जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति से भी सृजनशील होने की अपेक्षा की जा सकती है। नहीं, उसकी पहले ही जो मानसिक जो प्रोसेस है वो स्लो है, तो उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे सृजनशील होने की? नहीं जी, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या बोला गया है कि जो किशोर स्वभाव से विरोधी होते हैं, इसे क्या मानते हैं एक्सपर्ट इसको क्या मानते हैं कि एडोलिसेंट आर रेबिलियस बाय नेचर। ये गलत धारणा है। नहीं, इस आयु में आवश्यक प्रवृत्ति है। नहीं, माहौल का प्रभाव है। नहीं, ये जो है विकास की इस अवस्था का छोटा सा विवरण है, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टेज का। ठीक है, डेवलपमेंट की स्टेज का थोड़ा सा एक्सपर्ट्स ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस एज में जो बालक हैं वो विरोधी स्वभाव के होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर आप जो सोसाइटी की एजेंट होने के नाते किस चीज़ पर फोकस करेंगे? कि बालकों को सही सोशल नॉर्म्स सिखाएंगे? सिखाने से, याद करवाने से तो कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंटल वोकेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि आप उनके अंदर व्यावसायिक समझ की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि हमें सोसाइटी के एजेंट के रूप में देखना है। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर सोशल लाइफ, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कि आप बालक को एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे? नहीं, हमें क्या करना है, बच्चे को एज ए सोशल एजेंट प्रिपेयर करना है बच्चे को सोशल लाइफ के लिए, कि वो सामाजिक लाइफ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहे। ठीक है, चलिए आगे हम करेंगे। हरि नाम का कोई बालक है, वस्तुओं को निरूपित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू करता है। सबसे पहली बात कीवर्ड है यहाँ पर कि संकेतों का प्रयोग कर रहा है, किंतु उसे भूतकाल और भविष्य को समझने में कठिनाई हो रही है, कि वो ना तो पीछे का समझ रहा है ना ही आगे का समझ रहा है। और वह तार्किक दृष्टि से एक दिशा में सोच सकता है। वो क्या कर सकता है? एक दिशा में सोच सकता है। तो जेन पियाजे के मत में वह बालक कौन सी स्टेज पर है? सेंसरी के अंदर, तो इसमें बालक जो सेंसरी के माध्यम से सीखता है, ये नहीं आएगा। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंदर बालक संकेतों का प्रयोग करता है और एक ही दिशा में बालक सोच सकता है। इसके अंदर बालक के अंदर उत्क्रमणीयता का भाव नहीं होता। तो ये भाव कब आता है? आपका मूर्त संक्रियात्मक के अंदर आता है। तो आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छात्रों को फीडबैक देते समय अध्यापक ऐसा करता है, वह गलतियां बताने से पहले प्रशंसा करता है और उन गलतियों के बारे में सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। तो वह किस प्रकार का आंकलन कर रहा है? क्या कर रहा है? फीडबैक देते समय टीचर क्या करता है? गलतियां बताने से पहले तो उसकी प्रशंसा करेगा और बाद में उसको जो है गाइडेंस देगा कि आप ऐसे इसको सुधार सकते हो। तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? जिसमें बच्चे खुद से सीखें, खुद से ही आंकलन करें, खुद से ही पढ़ाई करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? जो कि सबमेटिव असेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट ये होता है जो आपके टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं, या कि फिर एंड में होता है। इसके अंदर आपका ग्रेड दिए जाते हैं सबमेटिव के अंदर। ठीक है, ये होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव ये आपके पढ़ाने के दौरान होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये आपका है समेटिव असेसमेंट। ये दोनों एक ही हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट। तो आपका क्या बोला है? पढ़ाने के दौरान ही तो गलतियां बताने से पहले उसकी प्रशंसा करता है, फिर गलतियों के बारे में उसको बताते हैं कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आपका क्या आएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षता आधारित उपागम की एक सीमा माना गया है।
बच्चे अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, सही बात है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सीखते हैं। सभी विद्यालयों से अधिगम वातावरण इष्टतम अधिगम के लिए सहायक नहीं होता। एक सीमा माना गया, कमी बतानी है। सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण जो है वो सहायक नहीं होता। और तत्काल फीडबैक इसके अंदर दिया जाता है, सही है। इसके अंदर अधिगम में प्रवीणता का लक्ष्य होता है कि आप मास्टरी गेन करो। ओके, तो बताएं क्या आएगा इसका। सभी विद्यालयों के अंदर जो अधिगम वातावरण होता है वो बोलते हैं कि अधिगम के लिए सहायक नहीं है। जो आपका लर्निंग क्लाइमेट्स है इन सभी स्कूलों के अंदर नॉट कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमाइज लर्निंग के लिए तो सहायक होगा। अगर आपकी क्लास का माहौल पॉजिटिव होगा तो लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपकी क्लास का माहौल ही ऐसा होगा डरावना सा या फिर अलग टाइप से, तो वो भी लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो सभी स्कूलों के अंदर जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर इज सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए आपको इनकरेक्ट बताना है। जो आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग होलिस्टिक होती है। बिल्कुल अधिगम उत्पादन में निहित है ये नहीं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर ये प्रोसेस है। प्रोसेस आएगा क्योंकि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, ये नहीं है कि आपने रिजल्ट दे दिया कि ऐसे ऐसे होता है। उसके अंदर प्रोसेस चलती है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक के बाद एक स्टेप होते हैं। अधिगम जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, अधिगम जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। टीचर एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर। बिल्कुल, टीचर आपको जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे आप टीचर से पूछ सकते हो। किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। एक कोई बालक है गलती कर रहा है, उससे आप कैसे निपटेंगे। विषय सामग्री को एक बार फिर से विस्तार से बताना। अगर आप फिर से एक बालक के लिए फिर से बताने लग जाओगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, टाइम ही कम पड़ जाएगा। विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, ये बालकों को बोलना नहीं है कि आपका उत्तर गलत है, उससे तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। विषय सामग्री का एक बार फिर से बताना और फिर से एक और मौका देना। फिर से बता तो देंगे लेकिन एक एक बच्चे के लिए हम बार बार नहीं समझा सकते, इससे टाइम कम पड़ जाएगा। हम ये कर सकते हैं, अगर किसी बालक ने का उत्तर गलत है तो हम दूसरे बच्चों से सही उत्तर निकलवा सकते हैं या फिर दूसरे विद्यार्थियों से सही उत्तर देने के लिए कहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। जो मापन है कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। गलत, क्योंकि मापन के अंदर कोई उद्देश्य की जानकारी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। मापन के अंदर जो होता है ओनली मात्रात्मक डाटा होता है, जैसे कि आपका वेट कितना है 50 kg। इसके अंदर कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। मूल्यांकन केवल गुणात्मक डाटा से संबंधित है नहीं, मूल्यांकन जो है अपने आप में ब्रॉड एरिया रखता है। मूल्यांकन के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आते हैं। और आंकलन ग्रेड देने और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया है नहीं, आंकलन में कोई ग्रेड देने की बात नहीं होती। आंकलन के अंदर कोई भी किसी भी बालक के लिए विषय की क्षमताओं और कमजोरियां जो हैं उनको ज्ञान दिया जाता है कि उसका आंकलन किया जाता है कि उसने कितना सीखा है, कहाँ पर उसकी कमी रही है, और उसके लिए जो उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है कि कहाँ पर वो कैसे सुधार कर सकता है। तो फिर क्या क्या आएगा इसका, मूल्यांकन केवल नहीं होता यहाँ पर। तो सही बताना है, ये तो गलत हो गया केवल वाला। हाँ, ये आएगा सेकंड, जिस मापन केवल मात्रात्मक डाटा से संबंधित होता है कि मेजरमेंट रेफर करता है ओनली क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद ए यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के लिए कौन सा संबंधित नहीं है। इसके अंदर यूनिट टेस्ट हम कब लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेने के बाद क्लास के अंदर आपने भी स्कूल के अंदर आपने टेस्ट दिए होंगे, उसके बाद आपको रिमीडियल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आपकी यहाँ पर गलती है, तो ये इसके अंदर शामिल है। टीचर की कंट्रोल में, टीचर ही इसका यूनिट टेस्ट बनाता है। ओके,
और इसके अंदर जो है आपके जो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टॉपिक होते हैं, टेस्ट लेते हैं तुम, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट नहीं है कि आपने इतना अचीव कर लिया या 6th क्लास के अंदर आपने 70% मार्क्स गेन कर लिए, ऐसा नहीं होता। इसमें स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता, ये मानक समप्राप्ति परीक्षण नहीं होता। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट प्लान इज नॉट मैच हेल्प ऑफ टीचर्स, यानी कि जो हमारा यूनिट प्लान है वो टीचर की किस में हेल्प नहीं करता। तो यूनिट प्लान किसकी बात नहीं करता बताना है आपको। यूनिट प्लान के अंदर आपको जो हेल्प मिलती है कि आप टाइम से ही सिलेबस को कंप्लीट करवा सकते हैं, सही है। कि आपको मेकिंग एडवोकेट प्रिपरेशन फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेथड एंड मटेरियल, आप प्रॉपर मेथड और मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं। यूनिट प्लान आपने पहले ही प्लान कर लिया ना कि कौन सी मेथड से बताओगे, कि कैसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है आपको बच्चों को। असाइन होमवर्क टू द स्टूडेंट इन डिफ्रेंशिएट मैनर। हाँ, ये गलत बात है कि आपको यहाँ पर होमवर्क बच्चों को अलग अलग तरीके से कैसे देना है, ये आपको यहाँ पर नहीं बताया जाता यूनिट प्लान के अंदर। प्रिपेयरिंग यूनिट टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड डिसाइडिंग अबाउट रेमेडियल मेजर सही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज है उसको डायग्नोज किया जाता है और वहाँ पर फिर इसको रिमीडियल टीचिंग दी जाती है। तो ये सही है। तो आपका कौन सा आएगा जो आपको नहीं हेल्प करता यूनिट प्लान बनाने के बाद टीचर की, तो वो क्या है आपका होमवर्क अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग मैनर में देना, ये आपकी हेल्प नहीं करता यूनिट प्लान। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में देख लो, इकाई योजना अध्यापक की अधिक सहायता नहीं कर पाती, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाने में आपकी हेल्प करती है, विधियों और सामग्रियों का उपयुक्त उपयोग करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने में भी हेल्प करती है, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न तरीके से गृह कार्य देने में आपकी हेल्प नहीं करती, अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान करने में और उसका उपचारात्मक उपाय के बारे में निर्णय लेने हेतु इकाई योजना की तैयारी करने में आपकी हेल्प करती है। छात्रों का आपको इंटरव्यू लेते समय किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो क्या आएगा आपका उत्तर देने वाले अभ्यर्थी को समय तो देना है, ठीक है, इतनी वो बात नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट बताना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावधानी बतानी है। अभ्यर्थी के साथ आपको घनिष्ठता बनाना है, प्रश्नों में स्पष्टता लाना, भरोसा और विश्वास बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि आप प्रश्न जो हैं क्वेश्चन वो स्पष्टता से बोलें कि बालक को समझ आ जाए एक बार में ही। ब्रिंगिंग क्लैरिटी हो क्वेश्चंस के अंदर कि आप पूछना क्या चाहते हो, तभी वो आपको सही से आंसर कर पाएगा। मल्टी लेवल सिचुएशंस के अंदर अध्यापक के लिए कौन सा मुद्दा संबंधित नहीं है, जिसके अंदर आपके अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, उसको टीचर्स को पढ़ाना होता है, तो कौन सा एक मुद्दा नहीं है। सभी के साथ एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, ये भी मुद्दा है। अधिक और कम अयोग्यता वाले बालकों की जो अधिगम ज़रूरतों का समाधान करना। हाँ, कोई जल्दी सीख सकता है बच्चा और कोई लेट सीखता है, तो उनकी समस्या का समाधान करना, ये भी मुद्दा है। उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री उनके लिए तैयार करना ताकि सभी बच्चों को इक्वली समझ आए, ताकि सभी बच्चों की रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर आप बच्चों को शिक्षण करवा सकें, ये भी मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता से सीखने देना। अगर सभी बालक अपनी ही योग्यता से सीखेंगे तो ये बहुस्तरीय स्थिति में अध्यापक के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बालक अपने आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, जिसके अंदर बालक एंगेज नहीं करते। किस चीज़ को एंगेज नहीं करते? विद्यार्थी भाग नहीं लेते
लक्ष्य निर्धारण करने में लेते हैं। इसके अंदर बालक जो हैं अपने आप टीचिंग करते हैं, स्वयं टीचिंग करते हैं। मॉनिटरिंग देयर ऑन प्रोसेस, अपनी प्रोग्रेस जो होती है उसको मॉनिटरिंग करते हैं। और परिणाम पर जो आपका रिजल्ट है उसके ऊपर जो चिंतन है उसके बारे में चिंतन करते हैं कि आपका रिजल्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं तो वो क्यों हैं। तो हम जो असेसमेंट एज लर्निंग, इसके अंदर बालक खुद से ही लर्निंग करता है, जिसके अंदर गोल की सेटिंग करता है और प्रोग्रेस को अपनी देखता है कि कहाँ पर मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है, और जो परिणाम आया उसका उसके ऊपर वो चिंतन करता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा में ये आपका आंसर नहीं है। राइट आंसर इज थर्ड। तो आपको सही नहीं बताना था, तो सही नहीं के साथ जाएंगे हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यालय में एजुकेशनल काउंसलिंग करवानी है, उसका क्या लाभ होगा? परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी, अच्छी तरह से योग्य बनाना, नहीं, अध्यापन में रुचि को बढ़ावा देना। एजुकेशनल काउंसलिंग की बात की जा रही है इधर, या ना कि टीचर की। तो ये क्या करता है, इसका क्या लाभ है? छात्रों को जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सहायता करता है कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करेंगे। आपको बताना है कम्युनिटी लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा होगा। सामुदायिक अधिगम का उदाहरण बताना है आपको, जहाँ पर ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन हो। सिनेमा हॉल नहीं आएगा, क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं आएगा, होम घर भी नहीं आएगा, ये आपका लोकल वेजिटेबल मार्केट, स्थानीय सब्जी बाज़ार आएगा आपका आंसर। ओके, आपको बताना है कि मेंटल हेल्थ को बच्चों के अंदर कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ की बात है तो मेडिटेशन के साथ जाएंगे हम, रेगुलर मेडिटेशन एंड रीडिंग गुड बुक्स। इससे आपकी बच्चों की क्या होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। विद्यालय में बालकों में मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? नियमित ध्यान, मेडिटेशन करके और अच्छी पुस्तकें पढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है मनोदर्पण, वो किससे संबंधित है? मनोदर्पण है ये कि कब चलाया गया था? ये आपका चलाया गया था कोविड-19 के टाइम। कोविड-19 जब आया था उसके कारण जो तनाव और जो चिंता थी उससे निपटने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम चलाया गया। तो ये बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा किससे रिलेटेड है? वो है दिव्यांगजन विद्यार्थियों से, ताकि ये बालक नॉर्मल बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें, ताकि इनके अंदर हीन भावना ना हो कि हम इनसे अलग हैं, सभी बच्चे आपस में मिलकर शिक्षा ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यालय से इतर बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाएगा? स्कूल के बाद जो आपको एजुकेशन देता है वो है आपका मीडिया, वर्तमान समय में एक रिफ्लेक्टिव जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका प्रयोजनवादी। स्कूल शिक्षा के संबंध में डिस्ट्रीब्यूटेड नेतृत्व क्या है? जब एक शिक्षक अपने सहकर्मियों में न्याय संगत रूप से कार्य का बंटवारा करता है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन लीडरशिप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्कूल की वार्षिक योजना बनाने के लिए आवश्यक नहीं होगा? तो कौन सा आवश्यक नहीं होगा? शिक्षकों की योग्यता हाँ जरूरी है, छात्र प्रवेश के आंकड़े भी जरूरी है, नवाचारी शिक्षण विधियाँ उपयोग संबंधी हाँ ये भी जरूरी है, लेकिन आपको वार्षिक योजना बनानी है उसके लिए सही नहीं है। तो जो टीचर्स को रिवॉर्ड मिले हैं उसकी जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका कोई
इसका कोई आपको कुछ मतलब ही नहीं है कि टीचर्स ने कितने अवार्ड लिए हैं। आपको तो बच्चों के लिए करना है जो करना है। बच्चों के लिए आप देखें कि शिक्षक में कितनी योग्यता है, कितने बालकों ने छात्रों ने प्रवेश किया स्कूल में, और कौन सी विधि से आप स्कूल में पढ़ाएंगे। एक स्कूल का उपलब्धि संबंधी आंकड़े किस में सहायक नहीं हो सकते। जो आपकी अचीवमेंट डाटा है स्कूल का, वो किसके लिए यूजफुल नहीं है, ये बताना है आपको। तो वो आएगा आपका प्रवेश नीति में। शिक्षण की रणनीति तय करने में सहायक होता है। शिक्षकों के कार्य को बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, बंटवारे में सहायक होता है। भविष्य के उद्देश्य को निर्धारित करने में भी सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। एक शिक्षक है, अगर उसको क्लास के अंदर स्टार्ट करना है पढ़ाना, तो वो कैसे सबसे पहले शुरुआत वो कैसे करेगा, बताएं। सबसे अच्छी शुरुआत इसमें से आपको बताना है कौन सा टीचर कर रहा है। ओके, श्री राम अंतर्मुखी टीचर है पर टीम बनाने में कुशल हैं, बस वो टीम ही बना पाएंगे। चलो नहीं, टीम ही बनाने के लिए है सिर्फ ये। श्री यदु अपने सभी छात्रों के आत्मविश्वास का धनात्मक रूप से बढ़ाने में सफल रहे हैं, ये बात सही है। श्री नायर का अपने छात्रों से अच्छा संवेगात्मक संबंध होने से बात नहीं बनेगी। और जो ये मैडम है आपकी अभिभावकों से स्कूल फीस वसूल करने में सफल रही हैं, तो ये भी बात नहीं बनेगी। तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का जो भावना है उससे बालक अच्छे से सीख सकते हैं। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम करेंगे आदर्श रूप में स्कूल विकास योजना कार्य का। स्कूल विकास योजना आपको बनानी है, उसका कार्य किसे देना चाहिए। आपको स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। ओके, तो उसका काम आप किसको देंगे, टीचर को देंगे जो समझ सकता है, और पेरेंट्स को देंगे, बच्चों से रिलेटेड है। और स्कूल जो पास आउट हो चुके हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्या कमी पहले रही थी और उसको कैसे दूर करना है। तो हम किसको देंगे, टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्कूल पास आउट्स को देंगे। एक स्कूल द्वारा समुदाय के साथ साझेदारी करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। स्कूल को कम्युनिटी के साथ कैसे साझेदारी कर सकते हैं वो, माता पिता के साथ अधिक बैठ के कराने से, समुदाय के साथ करनी है ना कि माता पिता से। समुदाय के प्रभावशाली लोगों को स्कूल आकर शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करने को कहकर स्कूल है शिक्षा हेतु समुदाय के प्रत्येक भाग में जाकर वहाँ लोगों के मत और सुझाव लेकर, इसमें आप समूह के लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है स्कूल और कम्युनिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का, संबंध बनाने का। समानता लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो है आपका स्कूल। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। समानता लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपका स्कूल। क्रिटिकल थिंकिंग की बात किसने की है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है NEP 2020 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रारंभिक स्कूली स्तर पर शिक्षा क्यों निःशुल्क दी जाती है, जिससे कि जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन की सोसाइटी के बालक हैं उनको हम शिक्षा दे सकें, इसके द्वारा समाज के वंचित वर्ग शिक्षित किए जा सकें, इसीलिए यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। किसने सुझाव दिया था कि लड़कियों को भी कक्षा 10 तक साइंस और मैथ पढ़ाया जाए अनिवार्य रूप से, वो भी। तो किसने किया था ये किया था कोठारी आयोग ने। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। किसने सुझाव दिया था कि लड़कियों को भी 10th क्लास तक आप मैथ और साइंस पढ़ाएं, तो कोठारी आयोग ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच टाइप ऑफ असेसमेंट विल यू नॉट सजेस्ट फॉर प्राइमरी क्लासेज। प्राइमरी क्लासेज के लिए आप कौन सा असेसमेंट को सजेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मेटिव सही है, क्लास के दौरान होता है, ओरल भी क्लास के दौरान होता है, बच्चे बता देंगे, लिख कर भी वो बता देंगे। तो आपका समेटिव कि ये बच्चे के कितने ग्रेड आए, कितने मार्क्स आए, ये आप सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका लास्ट आंसर था। तो बताएं आपकी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर करें ताकि सभी तक ये कंटेंट पहुंच पाए।
ओके, थैंक यू।